मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया था। सबका अपना अपना अलग अलग काम था। देखते हैं किसका क्या काम था। एक का काम था नौसेना का संचालन करना, यानी जो पानी में थी नेवी थी उसका देख रेख करना था। दूसरी का काम था यातायात और खान पान का संचालन करना था। यातायात कहने का मतलब कि जाते समय रास्ते में जो भी खान पीन की जरूरत होगी सैनिकों के लिए, इन सबों का देख रेख का काम था। तीसरी का काम था भाई साहब पैदल सैनिकों का संचालन, यानी पैदल सेना जो चलती थी उसकी देख रेख करना। चौथी का काम क्या था, जो घोड़े से चलते थे सैनिक उनको देख रेख करना था। और पांचवा का काम था जो रथ से चलते थे उनका काम था। जो चौथी का काम था वो लोग घोड़े से, ठीक है ना, और जो रथ से चलते थे वो पांचवा का देख रेख करते थे। छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। अब दूसरी उपसमिति का जाइए तो विभिन्न प्रकार का था। देखिए, उपकरणों के धोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब जो भी वो लोग कहीं ले जाते थे युद्ध में, चाहे कहीं भी ले जाते थे, तो जो औजार थे ये जो भी खान पीन जो भी हो सकता है, तो उसको ले जाने के लिए कुछ चाहिए ना। किस पे लेके जाइएगा, गाड़ी पे ले जाइएगा, तो उसके लिए व्यवस्था क्या करिएगा। तो भाई साहब सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना था और बैलगाड़ियों की भी व्यवस्था करना था, ठीक है ना। जानवरों के लिए चारों का व्यवस्था करना था। सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना है। इन सब का दूसरे समिति का ये सब काम था। सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना है। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। जो सम्राट अशोक था बौद्ध धर्म अपनाया था, धर्म के प्रचार किया था, धर्म के प्रचार के लिए अधिकारी भी नियुक्त किया था। तो अशोक कहता था कि धर्म के अनुसार कि इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा, धर्म के मार्ग पे आप चलिएगा। तो धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति किया था अशोक। देखिए, मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली था ना, तो भाई साहब 150 साल तक राज कर पाया, उसके बाद नहीं। कारण ये हो गया ना कि जो ये सम्राट अशोक था ना, इसके बाद के जो भी राजा थे ना, ये उतना लड़ाई में ये अपने सीमा विस्तार में ध्यान नहीं देते थे। ये कहते शांति रहने के चलते ये सब बहुत कम रही, इसको मार दिया गया, इस वंश को ख़त्म कर दिया गया। सम्राट के अधिकारियों का कार्य निम्न था मेगास्थनीज के अनुसार। मेगास्थनीज कौन था भाई साहब, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, ठीक है ना, यूनानी राजदूत था। इसके अनुसार देखते हैं सम्राट का अधिकारी का क्या क्या काम था। कुछ नदियों की देखरेख और भूमि का मापन का काम करते थे। दूसरा, प्रमुख नहरें से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाली पानी के मुख्यधार का निरीक्षण करते थे ताकि हर स्थान पर पानी समान पूर्ति हो सके। दूसरे का काम क्या था कि इस बड़ा वाला नदी से दूसरे छोटे वाला नहर में पानी जाएगा, समय समय पर किस एरिया में कितना पानी चाहिए, वहाँ पर जो गेट था उस गेट को बंद करना खोलना, ये सब काम था दूसरे का। और कुछ लोग ये करते थे, कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाली पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे ताकि हर स्थान में पानी समान पूर्ति हो सके। कुछ नहरों को देखते थे, साथ में शिकारियों का संचालन करते थे। शिकारियों के कार्य के आधार पर इनाम या दंड देते थे। कौन देता था, ये अधिकारी लोग ही देते थे। मेगास्थनीज बता रहा है मौर्य वंश के बारे में, उनका अधिकारी का काम क्या था, बांटा गया था। कर वसूली भी करते थे, कौन, अधिकारी। भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण भी करते थे, देख रेख करते थे। मतलब भूमि से जो भी व्यापार जुड़ा है उसको देख रेख करते थे। लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार
अर्थशास्त्र के अनुसार सेना के लिए हाथी पकड़ना। अर्थशास्त्र में लिखा है कि हाथी कैसे पकड़ा जाता था सेना के लिए। देखिए, हाथी वनों के संरक्षक, हथिनियों को पालने वाले लोग। जो हाथी वन के जिस वन में हाथी रहती थी, उस वन को देख रेख कोई करता होगा आदमी, तो उस आदमी को भी साथ में लिया जाता था। हाथी के पैरों में जंजीर जो बांधते थे लोग, उनको भी साथ में लिया जाता था। उसके बाद सीमा रक्षकों और वनवासी और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथिनियों की मदद से इतने लोग मिल जाते थे, ठीक है ना। और 5 से 7 हथिनी यानी फीमेल हाथी को वो पकड़ते थे और जंगल में लेके जाते थे, ठीक है ना। जंगल में लेके जाएंगे तो जो मेल हाथी थी वो जंगल में भाई साहब जब खाना खाएगी तो अपना मल मूत्र त्याग करेगी, तो उसी के सुगंध के द्वारा पीछा करती थी हथिनी, उसी के द्वारा पकड़ा जाता था। सीमा रक्षकों को वनवासी और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथिनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मल मूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। ये आपके अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। यूनानी स्रोत के अनुसार मौर्य सम्राट का देख लीजिए सैनिक कितना थे। 6 लाख पैदल सैनिक था और 30,000 घोड़सवार और 9,000 हाथी थे मौर्य साम्राज्य के पास। कुछ इतिहासकार इसको सही मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में पढ़ते हैं। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकलम में चोर चेल पांड्या जैसी सरदारियाँ कदे हुआ है। तमिलकलम उस समय के कौन जो आज के भारत है, आधुनिक भारत, इसका कौन हिस्सा तमिलकलम में आता था। तमिलनाडु का हिस्सा आता था, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ, ये तीनों राज्य के कुछ हिस्से आते थे तमिलकलम में, ठीक है ना। तो उधर इस एरिया में कब भाई साहब चोल चेर और पांड्य ये सब सरदारियाँ जो ना ये इस एरिया में उदय हुआ, मतलब उत्पन्न हुआ इन लोगों का। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए। सरदार यह एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। इसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। कहने का मतलब ये है कि राजा का पद वंशानुगत होता था ना, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा। तो ऐसे इसके में सरदार में भी वही था या नहीं था, दोनों था, ठीक है ना। कि मतलब इसका वंशानुगत भी पद हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका समर्थक उसके खानदान के लोग ही करते थे। सरदार का काम क्या था? भाई साहब, विशेष अनुष्ठान का संचालन करना, उसके बाद युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल था। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था और अपने समर्थकों को में उस भेंट को वितरण कर देता। याद रखिएगा, जो सरदार था लोगों से जो अपने अंदर में लोग थे, उनके अंदर में लोग थे, वो उनसे कर लेता था, और जो थे ना, जो इनके सहयोगी थे, इनको यह बांट देते थे। राजा कर वसूली करता, सरदार नहीं करता था। राजा कहता था ना कि हमको इसके बदले में इतना देना ही पड़ता था। सरदार के बारे में प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में लिखी गई कविताएं में मिलती है। सरदार के बारे में कहाँ मिला है भाई साहब? तमिल संगम ग्रंथ में लिखा गया है कविता में, तो सरदार के बारे में उसमें मिलता है। सतवाहन राजा के बारे में पढ़ते हैं। सतवाहन राजा, इनका शासन लगभग 2रा शताब्दी ईसा पूर्व से 2य शताब्दी ईस्वी तक था। इनका शासन मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। दैविक राजा, मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक शासन करने वाला कुषाण वंश था। कुषाण वंश जो मध्य एशिया जो होता है ना, वही साहब दिखाते हैं हम आपको, रुकिए। मिडिल एशिया, इंटरनेट स्लो है।
ये देखिए, ये है मध्य एशिया। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैकिस्तान, ये सब किस में है? मध्य एशिया में आते हैं। ठीक है ना। ये जो इसका डिस्प्ले है ना छोटा है, इसके चलते नहीं दिख रहा है। ये सब मध्य एशिया के देश आते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसको ये मध्य एशिया। ठीक है ना। और भारत के पश्चिम उत्तर राज्य तक फैला हुआ था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण वंश था। इनका कार्यकाल कितना था? लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक था। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। कुषाण वंश का इतिहास कैसे पता चला है? तो अभिलेखों के माध्यम से पता चला है और साहित्य जो परंपरा है उसके माध्यम से पता चला है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास एक माठ जगह है, वहाँ पर भगवान के मूर्ति के पास, उसमें वहाँ पर न एक बड़ा सा मूर्ति मिला है, शासक का मूर्ति मिला है। ऐसा ही सेम अफगानिस्तान में भी मूर्ति मिला है। देव स्थान पर भी एक प्रकार की मूर्ति मिली है अफगानिस्तान में। कुछ इतिहासकार मानते हैं ना कि ये जो मूर्तियाँ मिली है, भगवान के मूर्ति के बगल में राजा की मूर्ति मिला है, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे, अर्थात देवता के बराबर। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। एक कुषाण सिक्का देखिए, अगला भाग कनिष्क था और पिछला भाग देव था। देखिए आपको दिखाते हैं हम कुषाण सिक्का। कुछ भाई साहब कुषाण क्या कहते थे कि हम राजा के भगवान के बराबर हैं, इसीलिए मेरा मूर्ति लगा। ये देखिए सिक्का है कुषाणी। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग, ये वाला भाई साहब किसका है? तो ये कनिष्क है। ठीक है ना, कनिष्क का। और पीछे ये जो है ना, ये भगवान के फोटो है, देख लीजिए। लिखा है ना कि एक कुषाण सिक्का, आगे का भाग कनिष्क, ये वाला है आगे का भाग, और ये है देवता भगवान के देवता है। देखिए, ये देखिए मूर्ति, ये मूर्ति मिला है। संभवतः शायद इतिहासकार सोचते हैं कि शायद वे चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे और स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते, जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। ठीक है ना। ऐसा ये सोचते हैं इतिहासकार कि जो कुषाण वंश थे अपने आप को देवतुल्य बता रहे हैं ना, तो शायद हो सकता है कि ये जो है ना चीन के लोगों से प्रेरित हुए थे। कैसे चीन के लोग कहते हैं ना कि हम स्वर्गपुत्र हैं, इसीलिए ये लोग भी कहते हैं कि हम देवपुत्र हैं, देवता के बराबर है। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों का साक्ष्य मिलते हैं। सामंत के बारे में पढ़ते हैं। सामंत अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करता था। जो था उसके पास अगल बगल, उसके द्वारा ही संसाधन, उसी के द्वारा सामंत अपना गुजारा करता था। सामंतों का नियंत्रण भूमि पर था। ठीक है ना। इनका नियंत्रण किस पर था? भूमि पर था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। सामंत शासकों की मतलब कि रिस्पेक्ट करते थे, उसके अंतर्गत रहते थे और उसके मदद भी करते थे। जब भी जरूरत पड़ता था सैन्य की, तो सामंत के पास जितने थे वो भेज देते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, और जो राजा दुर्बल होते थे वे शासकों का अधीन हो जाते थे। जो सामंत शक्तिशाली होता था वो राजा बन जाता था, और वही जब कमज़ोर हो जाएगा ना तो वह किसी शासक के अंतर्गत आ जाएगा। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्के और अभिलेख की सहायता से लिखा गया है। गुप्त शासकों का इतिहास कैसे लिखा गया है? साहित्य और सिक्कों अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है गुप्त शासक का इतिहास। कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रस्तुतियाँ भी उपयोगी रही है। ठीक है ना। गुप्त शासकों का इतिहास ये साहित्य, सिक्के और अभिलेख से तो लिखा गया है,
लेकिन कवि जो थे उसके दरबारी में रहते थे वो भी लिखे हैं उस अपने राजा के बारे में कुछ प्रशंसा में प्रस्तुत लिखी है, तो उसी से भी पता चलता है। एक इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में देखिए उसमें क्या लिखा है। इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में लिखा है कि प्रयाग प्रशिस्त की रचना हरिसेन ने संस्कृत में की थी, ठीक है ना। प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। कब की थी, कैसे की थी? तो संस्कृत में की थी। हरिसेन गुप्त सम्राटों में से एक सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ठीक है ना। गुप्त सम्राटों में से एक सम्राट था कौन? समुद्रगुप्त। तो उसका राजकवि कौन था? हरिसेन था। यह संस्कृत में लिखा था प्रयाग प्रशिस्त। संभवतः गुप्त सम्राट के सबसे शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त था। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि जो गुप्त सम्राट का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कौन था? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। यूरोप का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नेपोलियन का, समुद्रगुप्त का, ठीक है ना। देखिए हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में क्या कहा है कि वे देवता में, हरिसेन राजकवि थे किसके? समुद्रगुप्त के। तो वह अपने राजा के बारे में क्या लिखते हैं कि लिखते हैं कि वे देवताओं में कुबेर के, यानी कुबेर जो धन के देवता है, वरुण समुद्र देव, इंद्र वर्षा के देवता और यम मृत्यु के देव, इन सभी देवता के बराबर है। कौन लिखता है? तो भाई साहब हरिसेन लिखता है। किसके प्रशंसा में लिखता है? तो वह समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखता है हरिसेन। गुजरात के एक सुदर्शन झील के बारे में पढ़ते हैं। सुदर्शन झील मानव निर्मित है, ठीक है ना, उसको बनाया गया था, कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत में एक पाषाण अभिलेख में होता है। इस सुदर्शन झील के बारे में हमको अभिलेख से पता चलता है, ठीक है ना, पाषाण अभिलेख से मिलता है दूसरी शताब्दी ईस्वी के। इस अभिलेख को एक शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। एक अभिलेख बनाया गया था, शक वंश के एक शासक था रुद्रदमन, ठीक है ना। तो वो लिखा था, अभिलेख लिखा था और अभिलेख को गाड़ दिया था। तो उस अभिलेख में इस सुदर्शन झील का बारे में बताया गया है। उस अभिलेख में क्या लिखा है कि इस अभिलेख में कहा गया है कि जलाशय और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल के एक स्थानीय राजपाल द्वारा किया गया था। देख लीजिए, शक से पहले जो सम्राट थे, जो वंश था मौर्य वंश, ठीक है ना। तो उस समय मौर्य वंश जो थे ना वही बनवाए थे इस जलाशय को, सुदर्शन झील को, ठीक है ना। लेकिन एक भीषण तूफान में, कौन? रुद्रदमन कह रहा है अपना अभिलेख में कि लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चों से करवाई थी और इसके लिए अपने प्रजा से भी कर नहीं लिया था। सुदर्शन झील किसने बनाया था भाई साहब? मौर्य वंश के एक अधिकारी थे उस समय के, वो बनवाए थे, लेकिन वह समय के अनुसार टूट गया। तो फिर रुद्रदमन शक वंश के शासक थे, फिर इन्होंने उस झील की मरम्मत कराया था। फिर समय जब बीता तो फिर उसके बाद ना और समय बीता, तो इसमें से एक और हुए भाई साहब, एक और अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी से मिला है, जिसमें से कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। तो आपको पता चला सुदर्शन झील को कितने बार मरम्मत कराया गया है? 2 बार। एक तो भाई साहब शुरू बनाया गया था मौर्य वंश के द्वारा, उसके बाद शक वंश, उसके बाद ये गुप्त वंश, 3 वंश मिलकर सुदर्शन झील का, मतलब ये शक और गुप्त दोनों तो उसका रिपेयर किया है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे।